हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ मस्त और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 11th वालों के लिए एक सरप्राइज लेकर आए हैं, जो कि आपका क्या है, चैप्टर नंबर 2 मात्रक मापन एवं बीमाएं, जो कि हम वन शॉट में आपका कवर करने वाले हैं। और इसमें ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं बचेगा जो कि आपका क्लियर ना हो, ठीक है। तो वन शॉट में ये चीजें कवर होंगी। तो फ्रेंड्स, हमारे चैप्टर का नाम क्या है, मात्रक मापन एवं बीमाएं, जिसमें हम आप लोगों को बीमाएं निकालना बताएंगे, मात्रक बताएंगे, एंड जो आपके 11th के बोर्ड के लिए स्पेशल है वो सारी चीजें इस क्लास में हम देखेंगे। तो यस, माय नेम इज सुप्रिया एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल SBS बेसिक नॉलेज। सो लेट्स गेट स्टार्ट। पहले हम देखेंगे भौतिक राशियां, क्योंकि सबसे सिंपल, बहुत ज्यादा इजी तरीके से मैं आप लोगों को समझाने वाली हूँ कि ये भौतिक राशियां क्या है, ठीक है। तो यहाँ पहले हम डेफिनेशन पे चलते हैं। डेफिनेशन हमारा क्या कह रहा है, डेफिनेशन कह रहा वे गुणधर्म जिनका मापन संभव हो भौतिक राशियां कहते हैं। मतलब क्या है ये सारी चीजें, ये गुणधर्म क्या है, संभव मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज हम गुणधर्म को लेते हैं, ठीक है। तो आपको मैं समझाने के लिए यहाँ पे एक इंक लेती हूँ, ये आपका इंक है, ठीक है। अब एक इंक मैं लेती हूँ और एक मार्कर लेती हूँ। अब मैं इसमें आपसे पूछती हूँ, भाई इसमें फर्क क्या है, इसमें और इसमें फर्क क्या है। तो आप पहली चीज तो देखोगे कि भाई इसमें तो लंबाई का फर्क है, मतलब इसका गुण क्या है, लंबाई का, ठीक है। इसका गुण क्या है भाई, इसका गुण है आपका लंबाई का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं गुणधर्म के बारे में बता रही हूँ आपको, तो लिख देती हूँ लंबाई का। एंड दूसरी चीज पूछे कि आखिर इसमें फर्क क्या है, तो अब आप कहोगे द्रव्यमान का, तो द्रव्यमान का। तो ये जो आपका लंबाई है, ये आपका जो द्रव्यमान है, यही तो भौतिक राशि है। मतलब वे गुणधर्म, गुणधर्म मतलब लंबाई, लंबाई, द्रव्यमान, सेकंड, ये सारी चीजें जिनका मापन संभव, मतलब जिनको हम माप सकते हैं। मापा मैंने कि नहीं, कि जब मैंने आपसे पूछा कि भाई इसमें और इसमें फर्क क्या है, आपने तुरंत ही बता दिया भाई लंबाई का फर्क है, आपने बता दिया कि द्रव्यमान का फर्क है। तब हम क्या जानेंगे कि इनका गुणधर्म है कि लंबाई और द्रव्यमान, तो इनका मापन तो हम कर सकते हैं ना। और जिन चीजों का हम मापन नहीं कर सके हैं वो आपकी भौतिक राशियां नहीं हो सकती हैं। जैसे अभी मैं एग्जांपल लूं, माँ का प्यार, माँ के प्यार को तो हम मापन नहीं कर सकते हैं, गुस्सा हम नहीं मापन कर सकते। आपके इमोशनल जितने भी इमोशंस हैं, क्या हम उसको माप सकते हैं, बिल्कुल नहीं माप सकते हैं। क्या आपने कभी ऐसा कहते हुए सुना है कि मेरी मम्मी हमसे 2 किलो आज प्यार की, मेरे पापा आज मुझसे 4 किलो गुस्सा है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं आपने सुना है ना। तो वही, उन चीजों का हम मापन नहीं कर सकते हैं तो आपकी भौतिक राशियां नहीं है। और जिन चीजों का हम मापन कर सकते हैं वो आपकी क्या है, भौतिक राशियां। समझ में आया, चलो भाई मजा आ गया। तो वे गुणधर्म जिनका मापन संभव हो वो भौतिक राशियां कहलाती हैं। अब भौतिक राशियां हमारे 2 तरह से डिवाइड हैं, ठीक है। भौतिक राशियों के 2 प्रकार होते हैं। पहला तो आपके दिशात्मक आधार पर दिया गया। दिशात्मक आधार मतलब क्या, जैसे आपका कोई चीज दिशा के आधार पे हो रहा है कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और कोई चीज आपके दिशा के आधार पे नहीं हो रही है। एंड दूसरा निर्भरता के आधार पर, मतलब कोई चीज किसी ना किसी चीज पे निर्भर है। तो दिशात्मक आधार पे आपका पहला है सदिश एंड दूसरा है आपका अदिश। अब आप कहोगे ये क्या है, तो इसको इन डिटेल आप चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे, जो कि मैं ही आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ। सो डोंट वरी, ठीक है। पूरा आपको इन डिटेल भाई, मतलब जिसमें मैं बता दे रही हूँ सदिश क्या होगा, जिसमें दिशा का ज्ञान हो, परिमाण हो। परिमाण मतलब क्या, जैसे क्या हो गया, मैंने लिखा 5 मीटर, तो ये 5 क्या है, आपका परिमाण है, क्या है, परिमाण है, और ये उसका क्या है, मात्रक है, ठीक है। तो ये इन डिटेल में मैं बताऊंगी आप लोगों को, सो डोंट वरी। एंड आपका अदिश, जिसमें परिमाण हो लेकिन दिशा का ज्ञान ना हो, ठीक है। समझ में आ, चलो भाई समझ में आ गया। एंड आपका निर्भरता के आधार पर 3 प्रकार की भौतिक राशियां होती हैं, एक मूल राशियां, एक व्युत्पन्न राशियां, एक पूरक राशियां, ठीक है। तो ये मूल राशियां क्या है, व्युत्पन्न राशियां क्या है, पूरक राशियां क्या है, तो इसको हम मिटा देते हैं। जैसे मूल राशियां, जिसमें संपूर्ण विज्ञान आपका समाहित हो, जिससे और भी राशियां हम बना सके, उनको क्या कहेंगे, मूल राशियां कहेंगे, ठीक है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज इसको हम बोलते हैं। तो मतलब जिसमें संपूर्ण विज्ञान समाहित हो, जैसे हमारा द्रव्यमान है, द्रव्यमान को और ज्यादा तो हम तोड़ नहीं सकते ना, कि द्रव्यमान को और ज्यादा कुछ कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते ना। जैसे आपका लंबाई होगा, लंबाई को और ज्यादा हम तोड़ नहीं सकते हैं, हाँ
हालांकि इसका मात्रक है आपका कि मीटर हो सकता है, बहुत सारी चीजें, तो लेकिन हम इसको और कुछ चीजें नहीं कह सकते। और वही अगर हम बात करते हैं क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल को आप लंबाई गुणे चौड़ाई, और चौड़ाई भी अपने आप में एक लंबाई है, तो आप लंबाई गुणे लंबाई कर सकते हैं। तो यानी क्षेत्रफल को बनाने के लिए आपको लंबाई की आवश्यकता पड़ी, और जब आवश्यकता पड़ी तो आपका मूल राशि नहीं होगा। मतलब ये राशियां स्वतंत्र होती हैं और इसमें संपूर्ण विज्ञान समाहित होता है और इनसे व्युत्पन्न राशियां बनाई जाती हैं। तो ये हम लिख देते हैं, और ये राशियां भी 7 होती हैं, तो इसको हम मिटा देते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो भाई चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं मूल भौतिक राशियां, ठीक है। तो यहाँ पे हम मूल भौतिक राशियां में क्या देखेंगे कि आखिर जो आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है वो क्या है, वे राशियां जिनमें संपूर्ण विज्ञान समाहित है। मतलब इसी में आपका संपूर्ण विज्ञान समाहित है। लंबाई की बात होगी, आपकी द्रव्यमान की बात होगी, समय की बात होगी, विद्युत धारा की बात होगी, ज्योति तीव्रता की, मतलब विज्ञान में इन सारी चीजों के बारे में आपका क्या होता है, बात होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इसी के बारे में है, वे राशियां जिनसे अन्य भौतिक राशियां बनाई जा सकती हैं, उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें कहेंगे मूल भौतिक राशियां। मतलब इन्हीं के माध्यम से हम व्युत्पन्न राशियां भी बना सकते हैं, भौतिक राशियां भी बना सकते हैं, इन्हीं के मदद से। और इसमें एक पॉइंट है, ये राशियां स्वतंत्र होती हैं, मतलब इन्हें किसी की आवश्यकता नहीं होती। स्वतंत्र आदमी कौन होता है, जिसे किसी का टेंशन ना हो, किसी का फिक्र ना हो, कोई भी एकदम चिल रहे, कल कूल रहे, तो उसे क्या कहेंगे, मूल भौतिक राशियां। तो उसी तरह ये हमारे मूल भौतिक राशियां होती हैं। ये इन्हें किसी से फर्क नहीं कौन जा रहा है कौन आ रहा है, एकदम अपने में ही खुश रहती हैं, ठीक है। तो ये मूलतः 7 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 7 प्रकार की। पहला आपका लंबाई है, लंबाई को आप और कुछ भी नहीं लिख सकते हो। दूसरा आपका द्रव्यमान है, मास हो गया, समय सेकंड हो गया, फिर विद्युत धारा आपका हो गया जो है करंट, तापमान आपका हो गया, ठीक है, टेम्परेचर, पदार्थ की मात्रा हो गई आपकी जिसको हम मोल में कहेंगे, एंड ज्योति तीव्रता जिसको कैंडला। अब आप कहोगे ये मोल कैंडला ये सब क्या बोल, ये सब इनकी मात्रा का भी, उसके बारे में भी बताएंगे, ठीक है। तो आपको फिलहाल ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब यहां से एमसीक्यू आपके पेपर में जरूर से जरूर बनेगा। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। अब आपको कि इसे याद कैसे करें, तो आप इसको शॉर्टकट में बना के कर लो ना, आपको ये सारी चीजें तो याद ही रहेंगी कि ये राशियां बहुत मूल ही हैं, लेकिन आपको बस ये याद रहना चाहिए, याद नहीं आता पहला अक्षर क्या था, तो आपको ऐसे याद करना है। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ ट्रिक। एंड आप अगर नोट्स बनाना चाह रहे हो तो आप बनाते चलिए, क्योंकि फुल मैं जो टॉपिक पढ़ा रही हूँ वो आपको मैं लिखाया हुआ दे रही हूँ, तो आप बना सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या है, ल द स, तो आपको यहाँ से निकालना है लद्वस, निकल गया, 3 मूल भौतिक राशियां तैयार। एंड लद्वस के बाद आपका वी त प, आपका क्या हो गया, वी त प, वितप, लद्वस वितप, एंड यहाँ पे आपको जा। मतलब ये कोई ऐसी ट्रिक नहीं है कि कोई गाना पे मैं दे दी हूँ, कोई वैसी चीज नहीं, मैं डायरेक्टली आपको ये बता रही हूँ कि ये चीज अगर आप याद लर्न कर लोगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे मैंने कहा लद्वस वितप, तो आप लद्वस, जब आपके में भौतिक राशि आएंगे तो लद्वस मतलब ला से लंबाई, दा से द्रव्यमान, सा से सेकंड, फिर वितप, बी से हमारा क्या हो गया, विद्युत धारा, ता से हमारा तापमान, पा से हमारा पदार्थ की मात्रा, एंड जा लास्ट में है तो यानी ज्योति तीव्रता। समझ में आया? चलो भाई, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये मिटाते हैं हम, तो यहाँ पे ये मैं मिटाती हूँ। एंड नेक्स्ट हमारा क्या है, एंड नेक्स्ट हमारा है, यहाँ पे मैं रख दे रही हूँ इसे, हमारा है व्युत्पन्न राशियां, ठीक है। ये समझ में आ गया ना? चलो भाई, अब हमारा व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां मतलब सिंपल सा आपको ये जानना है कि ये दूसरी राशियों की सहायता से बनाई जाती है। मतलब दूसरी राशियां, मतलब अभी तक तो मैंने एक ही राशियां पढ़ा, वो भी कौन सा, मूल राशियां। तो यानी ये जो मूल राशियों से बनाई जा सकती हैं उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहेंगे। तो यहाँ पे वे राशियां जिन्हें मूल राशियों में व्यक्त किया जाता है। जैसे आपका क्या हो गया, जैसे आपका क्षेत्रफल हो गया। अब आप कहोगे भैया कि क्षेत्रफल का मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। चौड़ाई भी खुद में एक लंबाई है कि नहीं है? लंबाई ही तो है, हाँ वो चौड़ाई है लेकिन वो भी एक लंबाई है खुद में कि नहीं? तो यानी यहाँ पे लंबाई चौड़ाई आ गया, तो इसका मतलब हम लंबाई इंटू लंबाई ही करेंगे। समझ में आया? जैसे आपका क्या आ गया, आयतन आ गया, तो आप कहोगे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, वो भी अपने आप में एक लंबाई ही तो है। तो आप क्या लिखोगे, लंबाई गुणे लंबाई गुणे लंबाई। और लंबाई को हम यहाँ जो है फिजिक्स में पढ़ेंगे एल से,
तो यहाँ पे कितना है 1 2 3, तो एल पे क्यूब लगा देंगे, एंड यहाँ पे 2 है तो एल पे स्क्वायर। तो ये बीमाएं होती हैं, अभी मैं थोड़ी देर में आप लोगों को सारी चीजें बता दूंगी। ठीक है, समझ में आया कि व्युत्पन्न राशियां क्या है एंड आपकी मूल भौतिक राशियां क्या है। तो ये 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। एंड आपका नेक्स्ट आता है पूरक राशियां। ठीक है, वो अपने में ही मस्त है, मतलब उसे किसी से मतलब नहीं है। उसका एक होता है, तो यहाँ पे मैं मिटा के ही बता देती हूँ, यहाँ पे मैं लिख के आप लोगों को बता देती हूँ कि जो पूरक होता है उसको कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ठीक है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं उसको। तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ पूरक राशियां। जैसे जब आप एग्जाम में बैठते हो तो आपकी जब एक कॉपी भर जाती है, आपने कोई कॉपी ली, वो भर गई, तो आप क्या करते हो सप्लीमेंट्री कॉपी लेते हो। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री मतलब आप उसके अलावा कोई कॉपी ले रहे हो, तो आपकी क्या हो गई पूरक राशि हो गई, पूरक आपका राशि हो गई। ठीक है, पूरक भौतिक राशि हो गई। तो वैसे ही जैसे आप मूल राशियां जाने, व्युत्पन्न राशियां जाने, उसके अलावा भी एक राशि है जिसको हम पूरक राशियां कहते हैं, और ये भी अपने में 2 लोग इनके साथ हमेशा चलते हैं। कौन चलता है? एक तो भैया आपका चलता है कोण, एक तो आपका चलता है ठोस कोण। ठीक है, एक आपका क्या चलता है कोण चलता है, एक ठोस कोण चलता है। तो पूरक राशियां 2 तरह की होती है, एक कोण एक ठोस कोण। अब इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक होगा आपका रेडियन। आप मैथ में भी पढ़ रहे होंगे, अभी मैं बताऊंगी, डोंट वरी, सिर्फ मैं ऊपर से आपको बता रही हूँ एंड अभी आपको मैं गहराई में ले जाऊंगी। एंड ठोस कोण का होगा स्टेरेडियन। तो आई होप आप लोगों ने पूरक राशियों को भी समझ लिया होगा। ठीक है, तो अब हम इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मात्रक को समझते हैं कि आखिर मात्रक क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मात्रक हमारा क्या कह रहा? मापन का ऐसा मानक आधार जिसके गुणज के रूप में भौतिक राशियों को प्रदर्शित किया जाता हो। मतलब गुणज के रूप में, मतलब ये कुछ नहीं समझ में आया, लेकिन यही बगल में मैंने एक इंपॉर्टेंट बात लिखी जिससे आपको ये मात्रक वाला ना सिस्टम ही समझ में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट मैंने क्या लिखा है? PQ लिखा है, जिसका मतलब होगा भौतिक राशि। क्या होगा भाई? भौतिक राशियां। तो ये जो भौतिक राशियां होती हैं ना, ये आंकिक मान मींस न्यूमेरिकल वैल्यू और मात्रक यूनिट के गुणज के रूप में। मतलब क्या लिखा है यहाँ पे? लिखा है मापन का ऐसा मानक आधार जिसके गुणज के रूप में भौतिक राशि को लिखा जाता है। मतलब जिसके गुणज के रूप में भौतिक राशि को लिखा जाता है। जैसे मैंने क्या कहा? मैंने कहा कोई सी भौतिक राशि हम लेते हैं, मान लीजिए मैंने द्रव्यमान लिया। क्या ले लिया भैया? द्रव्यमान ले लिया। चलो भाई, बहुत अच्छा किया आपने, द्रव्यमान ले लिया। ठीक है, अब द्रव्यमान लेने के बाद मैंने आंकिक मान मींस न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे आपका 5 6 7 8 9 10, ये हो गया आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब आंकिक मान। आपने 5 ले लिया। एंड आपका मात्रक मतलब किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, ये सारी चीजें। तो आपका क्या हो गया? 5 किलो। जैसे अगर आप लेने जा रहे हो, अभी मैं एग्जांपल से समझा रही हूँ, आप किसी दुकानदार के यहाँ गए, ठीक, अब आपकी मम्मी ने कहा कि भैया जाना और हमारे पैसों से आप 5 किलो चीनी ले आना। ठीक है, अब आपको भैया मात्रक के बारे में कुछ नहीं पता है, आप जाके बोल दिए कि अंकल हमको 5 चीनी दे दीजिए। अब 5 चीनी का मतलब क्या? 5 चीनी गिन के दे कि मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में आपको चीनी ऐसे ऐसे 5 टुकड़े गिन के दे दिया भाई अंकल ने। फिर उन्होंने कहा अंकल ये क्या दे रहे हो, आप हमको 5 चीनी दीजिए ना। तो अंकल जी ने गेस किया कि क्या पता उनको 500 ग्राम चीनी चाहिए, उन्होंने आधा किलो चीनी दे दिया। ठीक है, अब भाई वो कह रहा 5 चीनी चाहिए, मतलब उनकी मम्मी ने तो 5 किलो चीनी कहा था, तो उसको कम लगा, उसने कहा मुझे 5 चीनी चाहिए। तब अंकल जी मतलब एकदम घबरा गए कि ये क्या 5 चीनी का मतलब। तो यानी अगर उसी के स्थान पे तो वो थोड़ी देर में कहा अच्छा मेरी मम्मी ने बताया था अंकल हमको 5 किलोग्राम चीनी दीजिए। तब अंकल ने कहा तो ये कहना था ना लल्ला 5 किलो चीनी दो, तब मैं दे देता। तो यानी मात्रक हमारा हमेशा आंकिक मान के पास रखना रहता, वरना आप कह दोगे भैया हमको जो है 5 कपड़ा दे दीजिए, आपको 5 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए, आप 5 कपड़े लेके चले आओ, क्या दिक्कत है। तो इसलिए मात्रक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये हमेशा आंकिक मान के साथ रखा जाता है। तो
जो भौतिक राशि के गुणज में लिखा जाता है, नहीं सॉरी, जो आंकिक मान के गुणज के रूप में लिखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मात्रक कहते हैं। तो मापन के एक ऐसा मानक आधार जिसके गुणज के रूप में भौतिक राशियां लिखी जाती हों या फिर प्रदर्शित की जाती हों। समझ में आया? चलो इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे मैं इसको मिटाती हूँ थोड़ा सा एंड थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ कि ये जो मात्रक पद्धति है, अब मात्रक पद्धति ये 3 तरह से थी, मतलब हर देशों में अलग अलग थी और लिया क्या जा रहा था, लद्दस। लद्दस मतलब लंबाई, द्रव्यमान, सेकंड। ठीक है, इसकी चर्चा करते हैं। तो इसकी चर्चा हम करेंगे सबसे पहले लंबाई, द्रव्यमान, चलो भाई द्रव्यमान, सेकंड। ठीक, ये 3 चीजें लेकर मैं चल रही हूं। तो मात्रक पद्धति अब हम देखें 3 तरीके से थी। एक आपका FPS था, एक आपका CGS था, एक आपका MKS था और MKS में ये सुधार करके वो SI पद्धति बनाए थे जो कि इस समय अब यूज की जाती है। ठीक है, तो आपका क्या था, मात्रक पद्धति। मात्रक पद्धति मतलब यूनिट सिस्टम पद्धति। ठीक है, तो मात्रक पद्धति से पहला आपका क्या था, पहला भैया आपका था FPS एंड दूसरा आपका था CGS। MKS में ये सुधार करके आपका SI बनाया था, तो मैं MKS वाले को नहीं बता रही हूँ, आपको मैं SI इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ। ठीक है, उसके बाद अब आपको क्या समझना, उसके बाद भैया ये समझना है कि यहाँ पे द्रव्यमान और लंबाई, द्रव्यमान और सेकंड, मतलब ये कहने का है कि इन सारी चीजों को अलग अलग तरीके से बोला जाता था। मतलब क्या बोला जाता था, F को मतलब आपके लंबाई को फुट बोला जाता था। क्या बोला जाता था, फुट बोला जाता। P मतलब आपके द्रव्यमान को पाउंड बोला जाता था एंड आपके समय को सेकंड बोला जाता था। अब CGS में क्या था, CGS में आपके लंबाई को सेंटीमीटर बोला जाता था और द्रव्यमान को ग्राम बोला जाता था एंड इसको समय को सेकंड ही बोला जाता था। एंड आपका SI पद्धति में, SI पद्धति अभी आप थोड़ी देर में देखने वाले हो, अगर आप चाहो तो MKS पद्धति मैं यहाँ पे बता देती हूँ क्योंकि SI पद्धति में सुधार हुआ था, उसको मैं भी इन डिटेल बताऊंगी। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, MKS। तो MKS में आपका मीटर बोला जाता था, का किलोग्राम बोला जाता था, S का आपका सेकंड बोला जाता था। समझ में आया क्या था आपका? तो ये सारे अलग अलग बोले जाते थे। तो ऐसा हुआ कि ये क्या, द्रव्यमान को पाउंड बोलते थे, ठीक है, जिसको हम पाउ भी बोलते हैं, पाउ बोलते थे उन लोग, मतलब जो अंग्रेजियन थे वो पाउ बोलते थे और हम लोग यहाँ पे क्या बोलते थे, हम लोग यहाँ पे किलोग्राम बोलते थे। तो भाई एक बार जब मतलब देशों का आयात निर्यात हुआ तो वो अलग देश में गए, तो उनको सामान सब्जी लेना था, तो उन्होंने भाई क्या किया कि भाई हमें जब अंग्रेज इधर आए तो कह रहे हमको 1 पाव, मतलब बोले पाउंड मतलब द्रव्यमान, कहे हमको 1 पाव सब्जी दे दीजिए। अब यहाँ के लोग भैया सोच रहे हैं पाव, ये पाव क्या होता है, उन लोग पाव के बारे में सोच रहे हैं, तो इसमें कंफ्यूजन हो गई। अब वो जब वहां जाके कह रहे हैं 1 किलोग्राम हमको सब्जी दे दीजिए, वो उनका मुंह देख रहे हैं कहीं पगला वगला तो नहीं गया है कि ये किलो क्या है, मतलब वो समझ नहीं पा रहे थे। तब हमारा एक संगठन बना, तब हमारा जब एक संगठन बना तो उसी के रूप में हमें क्या दिया गया, SI पद्धति दे दिया गया कि एक ऐसी मात्रक पद्धति का हम यूज करेंगे जो कि जहां भी जाए, दुनिया के किसी कोने में जाए और उसको हम बोल दें तो वो जो है सबके लिए कंफर्टेबल हो। इसलिए हमें क्या बनाया गया, मात्रक पद्धतियों को बनाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये चीज याद रखे रहिएगा कि मतलब CGS पद्धति में इसको क्या कहते हैं, FAS पद्धति में क्या कहते हैं। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप इसको जरूर ध्यान रखे रहिएगा। समझ में आया? चलो भाई, ये मात्रक वाला सिस्टम ही खत्म हो गया। अब आप लोगों को क्या समझना है, अब आप लोगों को बीमाएं समझना है, इन डिटेल में समझना है। तो इसको मिटाते हैं और हम बीमाओं पे चलते हैं। भाई अब यहाँ पे हम SI मात्रक देख लेते हैं, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को और सारी चीजें बताई। अब इसका हम SI मात्रक देख लेते हैं, किसका, MKS में सुधार ही हमारा SI पद्धति है और उसी का हम मात्रक देखेंगे। तो मात्रक हमारा पहले तो हम देख लेंगे भौतिक राशियां। तो भौतिक राशियां हमारी कितनी होती हैं, भौतिक राशियां हमारे भाई 7 हैं, 3 4 5 6
7। तो यहाँ पे 7 भौतिक राशियां हैं। लंबाई, द्रव्यमान, सेकंड, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता एंड पदार्थ की मात्रा। तो यहाँ पे ये जो मात्रक बनाया गया था, मीटर लंबाई का हो गया था मीटर, एंड द्रव्यमान का हो गया था किलोग्राम, एंड सेकंड का हो गया था सेकंड ही, सेकंड हमारा नहीं चेंज होता है, सेकंड का हमारा सेकंड ही था, एंड विद्युत धारा का हमारा एम्पियर था, तापमान का हमारा केल्विन था, पदार्थ की मात्रा को हम मोल से जानते हैं, जो कि आप केमिस्ट्री क्लास 11th में पढ़ोगे, ठीक है। एंड हमारा क्या है, पदार्थ की मात्रा हमारा मोल हो गया, तापमान हमारा केल्विन हो गया, ज्योति तीव्रता हमारी कैंडला हो गई, ठीक है। तो ये सब क्या थे, भौतिक राशियों के मात्रक थे। अब ये सब जगह बोले जाते हैं। आप कहीं भी जाके कह दोगे समय को सेकंड कह दोगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। सॉरी, यहाँ पे हमारा समय रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं समय लिख देती हूँ, समय, ठीक है। आप समय को कहीं भी बोलोगे तो सेकंड रहेगा। और द्रव्यमान को आप किलोग्राम में, अगर किसी से 1 किलोग्राम चीनी, 1 किलोग्राम दाल मांग रहे हो तो वो भी समझ जाएगा, चाहे जिस देश में जाकर आप ये वर्ड यूज करो। एंड नेक्स्ट हमारा क्या है, व्युत्पन्न राशियां। तो व्युत्पन्न राशियां ये तो पता है कि मूल राशियों से मिलकर बनाई जाती हैं, लेकिन उसके भी कुछ मात्रक होते हैं। कुछ ऐसी तगड़ी तगड़ी आपकी व्युत्पन्न राशियां हैं जिनके भी क्या है, मात्रक है। जैसे आपका क्या हो गया, बल हो गया, ये भी आपका व्युत्पन्न राशि है। जैसे आपका ऊर्जा हो गया, ये भी व्युत्पन्न राशि है। एंड आपका क्या हो गया, शक्ति हो गया, ये भी व्युत्पन्न राशि है। एंड इसके मात्रक क्या है, बल का आपका न्यूटन होगा, ठीक है, और ऊर्जा का आपका जूल होगा, शक्ति का आपका वाट होगा। मतलब अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, ठीक है, उसके लास्ट में आप अगर बल का सॉल्व कर रहे हो तो आपको न्यूटन लिखना पड़ेगा, ऊर्जा कर रहे हो तो जूल लिखना पड़ेगा, एंड शक्ति कर रहे हो तो वाट लिखना पड़ेगा। एंड अब यहाँ पे पूरक एक हमारा समतल कोण होता है, एक ठोस कोण होता है, ठीक है। अब इसका हमारा रेडियन हो गया, जिसको मैंने पहले ही बताया था, ये रेडियन हो गया, एंड ये स्टेरेडियन हो गया। तो स्कूल वाले यहाँ से एमसीक्यू बहुत सारा बना देते हैं कि आखिर बताइए समतल कोण का मात्रक क्या होगा, तो रेडियन, एंड ठोस कोण का क्या होगा, स्टेरेडियन होगा। तो आई होप आप लोगों को ये मात्रक वाली सिस्टम समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं बीमाओं पे, तो इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हम बीमाओं को देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 11th में चाहे हो आप, चाहे क्लास 12th में हो, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, एनडीए किसी की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी से ही, तो आपको ये बीमाएं तो बहुत अच्छे से आनी चाहिए। देखिए, आपका 11th ही बेस है, आपको 11th में ही निकालना बताएगा कि कैसे निकाला जाएगा। लेकिन अगर आप 12th में जाओगे तो वो आपको ये सिलेबस नहीं मिलेगा कि आप बीमा निकालिए। वो जानते हैं कि आपने 11th में पढ़ा होगा, डायरेक्टली उसका यूज किया जाता है, तो आपको उससे पहले ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, बीमा वाला। तो यहाँ पे क्या लिखा है, तो इसको हम समझते हैं। किसी भौतिक राशि, मतलब कोई सी भी भौतिक राशि, मान लीजिए लंबाई ही ले लें, की बीमाएं उस राशि को व्यक्त करने के लिए, मतलब उसकी बीमाएं उस राशि को, मतलब इसको लंबाई को व्यक्त करने के लिए मूल राशि पर, मतलब जो मूल राशि है यही लंबाई, मूल राशि पर लगाई गई घातें होती हैं। मूल राशि पर क्या होती हैं, लगाई गई घातें होती हैं। जैसे लंबाई का हम क्या लेंगे, लंबाई का एल से लिखते हैं। तो ये चीज़ें पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको बीमे सूत्र बताएंगे, अच्छे से निकलवाएंगे, उसकी प्रैक्टिस करवाएंगे, जिससे आपको इसी वीडियो में प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये सब आपकी भौतिक राशियां जो कि मैंने ली हैं, 7 मूलभूत भौतिक राशियां। अब लंबाई को हम एल से दिखाते हैं, द्रव्यमान को हम एम से दिखाते हैं, एंड समय को हम टी से दिखाते हैं। अगर सेकंड की बात हो तो आप एस से भी दिखा सकते हैं। एंड आपका विद्युत धारा, जिसको एम्पियर, जिसको ए से दिखाते हैं। तापमान को हम किससे दिखाते हैं, तापमान को हम के से, केल्विन। एंड ज्योति तीव्रता आपका ज्योति तीव्रता को हम सी से दिखाते हैं, कैंडला। एंड पदार्थ की मात्रा को MOL, मोल लिख के दिखाते हैं। केमिस्ट्री में आपको ये पढ़ना है, ठीक है। एंड यहाँ पे अब बीमीय सूत्र की बातें आती है, यहीं से ही आपका असली खेल स्टार्ट होने वाला है। वो सब चीज़ें तो आपको 2 से 4 नंबर दिलाएंगी, बाकी असली खेल यहाँ से स्टार्ट है आपका। क्या है, बीमीय सूत्र। तो किसी भौतिक राशि का बीमीय सूत्र वह व्यंजक होता है। व्यंजक मतलब कोई वस्तु, कोई सामान जो उस राशि में सम्मिलित मूल राशि को प्रदर्शित करता है। जैसे मैंने क्या लिया, द्रव्यमान लिया। 1 मिनट के लिए मैं फिर से आपको समझा रही हूँ। जैसे मैंने क्या लिया भैया, द्रव्यमान लिया, तो यहाँ पे 3 चीजें मेन ली जाएंगी। पहला तो आपका लिया जाएगा मीटर, तीसरा आपका लंबाई ली जाएगा, और चौथा आपका टाइम लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, एम, मीटर, एल, टी, ये चीजें आपकी ली जाएंगी। अब किस पे क्या बात किसकी हो रही है, द्रव्यमान की हो रही। तो यानी द्रव्यमान की घात हम करेंगे 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, m,
m की घात हमने क्या किया 1, एंड हमारा l में कुछ नहीं है, मतलब लंबाई दी ही नहीं गई है द्रव्यमान में, तो उसको हम ऐसे करेंगे। एंड हमारा t दिया गया है तो t को भी हम ऐसे करेंगे। एंड उसका एक और रूल है, इसको हम बड़े कोष्टक में, मिस बड़े ब्रैकेट में, मिस बिग ब्रैकेट में इसको हम हमेशा रखेंगे, ठीक है। हमेशा आपका ये बड़े ब्रैकेट में ही आएगा, इसलिए इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा, वरना आपका नंबर जाएगा कट। एंड लंबाई का भी वैसे, लंबाई पे मैंने 1 लगाया, सेकंड पे आपका t लगाया। क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल आपका लंबाई का क्या होता है, लंबाई का होता, क्षेत्रफल अगर देखेंगे तो लंबाई गुणे लंबाई, मतलब ये हो गया। तो लंबाई का हमने क्या बताया था, l स्क्वायर बताया था, तो यहाँ पे मैंने l स्क्वायर लगाया। द्रव्यमान की बात नहीं हुई तो द्रव्यमान को एज इट इज लिख दिया, t हमने एज इट इज लिख दिया। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम कुछ बीमाओं को निकाल के आपको बताते हैं, यहाँ पे रखते हैं, जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट बीमाएं ही रखेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो चलिए भाई कुछ बीमाओं की प्रैक्टिस हम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये किताबी भाषा ऐसे लिखा है, आयतन का इतना होगा, वेग का इतना होगा, त्वरण का इतना, बल का इतना, कार्य का इतना, लेकिन ये आया कहाँ से, इसको देखना है। तो आयतन, सबसे पहले हम आयतन को देखेंगे। तो आयतन क्या होगा, लंबाई, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आयतन बराबर क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही होगा। चौड़ाई भी अपने आप में एक लंबाई है कि नहीं है, बिल्कुल है भाई। ऊंचाई है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो आपका क्या हो गया, लंबाई गुणे लंबाई गुणे लंबाई। कितनी लंबाइयां हैं भाई, 3 लंबाइयां हैं। तो 3 लंबाई मतलब लंबाई का आपका क्यूब हो गया कि नहीं। अब लंबाई को हम किससे दिखाते हैं, एल से, तो एल का क्यूब हुआ कि नहीं हुआ, हाँ भाई हुआ। अब जब हम बीमीय सूत्र लिखते हैं तो उसमें हम एम एल टी, एंड जिसकी पावर जितनी होती है उसकी उतनी पावर लगाते हैं। तो यहाँ पे एल की पावर कितनी दी गई है, क्यूब दिया गया है, तो आप m को एज इट इज छोड़ोगे, l को में क्या लगाओगे, l में आप लगाओगे क्यूब, एंड t आपका ऐसे ही, और बड़े ब्रैकेट में इसको बंद कर दोगे। तो यही मैंने यहाँ लिखा है कि नहीं लिखा है भाई। तो आपका आयतन का विमीय सूत्र निकल गया कि नहीं निकल गया भैया, निकल गया, बहुत बढ़िया। आइए अब हम वेग का देखते हैं। तो वेग का क्या होगा भैया, तो यहाँ पे हम इसको मिटाते हैं। एंड वेग का क्या है, मैंने वेग लिया, वेग का होगा विस्थापन बटा समय, मतलब समय के साथ साथ विस्थापित कोई वस्तु हो रही, उसी को वेग कहेंगे। तो यानी विस्थापन बटा समय। अब विस्थापित कोई चीज हो रही यानी लंबाई ही तो बता रहा है, तो ये क्या है, L/T। समझ में आया, विस्थापन जो कि लंबाई है अपने में, जिसको हमने L लिखा, एंड समय हमारा T है तो मैंने समय को T लिखा। अब हम क्या करेंगे, मैथमेटिक्स का ये रूल है, कोई चीज अगर नीचे है, अगर वो ऊपर जा रहा है तो वो माइनस में जाएगा, ठीक है। मैथमेटिक्स का रूल है, अगर ये ऊपर जा रहा है तो ये माइनस में जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, L ऊपर गया, ये ऊपर गया तो इनके पास बैठ गया, एंड माइनस में आपका 1 हो गया, ठीक है। एंड माइनस में आपका क्या हो गया, 1 हो गया। समझ में आया भैया, चलो भाई समझ में आ गया। L/T-1 हो गया। एंड रूल ये है कि आपको MLT के साथ लिखना है, तो यानी L/T-1 हो गया, हमको M लगाना है, लगा दिया, लो भाई हो गया आपका तैयार। समझ में आया। एंड थर्ड क्या कह रहा, त्वरण कह रहा। तो त्वरण को क्या कहेंगे, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को ही हम त्वरण कहते हैं। एंड हम त्वरण ले लेते हैं, तो हमारा त्वरण क्या है, यहाँ पे लेते हैं हम, ठीक है। त्वरण वेग परिवर्तन बटा समय, ये हमारा क्या है, एक्सीलरेशन, मतलब हमारा त्वरण है। त्वरण है कि नहीं भाई, त्वरण है। अब हमने वेग का क्या निकाला था, तो आप कहोगे भाई L/T-1 निकाला था कि नहीं भाई, L/T-1 यही निकला था ना। तो मैं L/T-1 को यहाँ रखती हूँ, L/T-1। एंड आपका समय का क्या होता है, T होता है। अब यहाँ जब ये गया तो -1 हुआ, यहाँ भी -1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये रूल है। माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस 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 होगा। ये आपके रूल पूरे मैथमेटिक्स, ये बेसिक मैथमेटिक्स है, ये तो बिल्कुल ही आने चाहिए आप लोगों को। तो माइनस माइनस कैंसिल कर दो,
प्लस में आ गया, एक एक क्या हो गया, 2 हो गया। तो यानी आपका यल टी की पावर 2 निकला एंड हमको इसमें लिखना है तो यानी हमको यम लगाना पड़ेगा एंड इसको कोष्ठक में बंद करना पड़ेगा MLT एंड हमारा माइनस माइनस तो कैंसिल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह तो जरूर ही लगेगा। तो MLT माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरह से आपका बल हो जाएगा, इसी तरह से आपका कार्य भी हो जाएगा ML स्क्वायर T माइनस 2 एंड MLT माइनस 2। ठीक है, तो समझ में आया, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसको मिटाते हैं हम, तो यहाँ पे इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में ये चीजें आ गई होती हैं। तो अब इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं। चलिए भाई, अब हम बीमीय समीकरण देख लेते हैं कि आखिर बीमीय समीकरण क्या कह रहा। तो ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बेस है। अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है और बहुत जल्द ही समझ में आ जाएगा। क्या हमारा भौतिक राशि हम उनके सूत्र को बराबर करने पर जो समीकरण प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं, बीमीय समीकरण कहते हैं। मतलब भौतिक राशि आपको लेनी है और उनके सूत्र को बराबर करने पर, अब ये सूत्र क्या होता है भाई, ये भी तो हमें पता चलना चाहिए, तभी तो हम जानेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया शक्ति का। शक्ति किसे कहेंगे, कार्य बटा समय शक्ति होगा। अब कार्य का आपका क्या होगा, ML2 T की पावर -2 एंड समय का आपका क्या होगा, T होगा। तो जब इसको हम निकालेंगे इसका तो हमारा ML2 T की पावर -3 यही निकलेगा। चलो भाई, ये हमने निकाल लिया बीमीय सूत्र। ठीक है, अब हम यहाँ पे करेंगे, बात रही घाते की। तो घात क्या है, तो घात आपका 2 है एंड -3 है, 2 है एंड -3। और जिसकी घात कुछ नहीं, जिसकी घात 0 उसका मतलब 1 होता है। तो यहाँ पे हमारी ये निकली, ये हमारी इनकी क्या है, घाते हैं। तो 1, 2, -3 इनकी क्या हो गई, घाते हो गई। समझ में आया। एंड सूत्र क्या है, अब मैंने ये बताया था कि इसको बड़े कोष्ठक में बंद किया जाता है, कि नहीं। तो मैंने इनको बड़े कोष्ठक में बंद किया। M यहाँ पे मैं लिख के सारी चीज बंद करूंगी। M की पावर 1 ही है, L की पावर 2 है, T की पावर -3 है। ये हो गया आपका बीमीय सूत्र। एंड समीकरण क्या हुआ, मतलब भौतिक राशि एवं उनके सूत्र को, सूत्र तो मैंने ले लिया, अब भौतिक राशि को लेना है। बराबर करने पर जो समीकरण प्राप्त होता है, मतलब अब भौतिक राशि हमें शक्ति भी लेनी है। तो यानी शक्ति बराबर ML स्क्वायर T की पावर -। अब हमारा ये निकला ट्विस्ट, ये निकला ट्विस्ट। कूल, समझ में आ गया क्या हुआ। मतलब भौतिक राशि को जब हम उसके सूत्र के बराबर किए तो जो भी व्यंजक हमें प्राप्त हुआ वही हमारा क्या हो गया, बीमीय समीकरण हो गया। समझ में आया भैया, बिल्कुल समझ में आ गए, एकदम समझ में आ गया। ठीक है, अब हमने बीमीय समीकरण तो समझ लिया, अब हम इसके बीमाओं के अनुप्रयोग को समझेंगे, जिसमें हमें कॉन्सेप्ट 1, कॉन्सेप्ट 2 एंड कॉन्सेप्ट 3 को समझना है, जहां से क्वेश्चन क्लास 11th में बनते ही बनते हैं कि सिद्ध कीजिए बीमीय समांगता सिद्धांत से S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। एंड सेकंड एंड थर्ड वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं सारी चीज़ें सॉल्व कराऊंगी, डोंट वरी। उससे बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल भी लगाएंगे, 1-2 न्यूमेरिकल बस, उसके बाद इस वीडियो को एंड की तरफ ले जाएंगे। तो इसको मिटाते हैं और देख लेते हैं बीमीय का अनुप्रयोग। तो मिटाते हैं और बढ़ते हैं आगे। चलिए भाई, यहाँ पे हम देख लेते हैं बीमीय सूत्र के अनुप्रयोग। तो इसके अनुप्रयोग में सबसे पहला पॉइंट है हमारा बीमीय समांगता सिद्धांत द्वारा बीमीय सूत्र की जांच करना। जैसे ये सब आप कुछ मत देखिए क्या लिखा है क्या नहीं, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं कि 5 सेंटीमीटर प्लस 5 मीटर बराबर कितना होगा। तो आप कहोगे मैं आप बेवकूफ़ हो क्या, कभी 5 सेंटीमीटर तो कभी 5 मीटर जोड़ा जाता है। जब ये दोनों इक्वल रहेंगे तब हम जोड़ सकते हैं, या तो यहाँ पे सेंटीमीटर करो या तो यहाँ पे मीटर करो। तो चलो भाई, आपके कहने पर हमने कर दिया 5 मीटर। अब मैं आपसे पूछूं क्या हम इसको जोड़ सकते हैं, तो आप बोलोगे यस बिल्कुल। 5 मीटर मतलब क्या आ गया आपका, 10 मीटर आ गया कि नहीं। तो यही जो आपका 10 मीटर हो गया, यही आपका समांगता है,
यानी ये बीमीय रूप से अब सही हुआ, उसके पहले बीमीय रूप से नहीं सही था क्योंकि उसके दोनों पक्ष बराबर नहीं थे, लेकिन अब इसके दोनों पक्ष बराबर हैं, तो यानी ये बीमीय समांगता सिद्धांत का प्रयोग करके इसका हम जांच कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक सूत्र बीमीय रूप से यथार्थ कब माना जाएगा, तो यानी बीमीय रूप से सिद्ध करने के लिए हमारे एग्जाम में आता है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है, ये क्या है भाई, कॉन्सेप्ट है, तो आपको ये नहीं लर्न करना है, बस मैंने ऐसे ही शॉर्टकट, अगर आप लिखना चाहो, अपना नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एक बीमीय रूप से यथार्थ कब माना जाएगा, मतलब कोई सूत्र है वो बीमीय रूप से यथार्थ कब माना जाएगा, तो वो बीमीय रूप से यथार्थ तब माना जाएगा जब उसका दायां पक्ष हो। जैसे मैंने यहाँ पे v बराबर u प्लस at लिखा, अब इसका दायां पक्ष मतलब ये वाला पक्ष एंड बायां पक्ष और ये वाला पक्ष दोनों बीमा निकालने पर बराबर आए, तब ये हमारा बीमीय रूप से यथार्थ माना जाएगा। तो बीमा कैसे निकाला जाएगा, तो हमें तो प्रारंभिक वेग का पता है, अंतिम वेग का पता है, त्वरण का पता है, समय का पता है, तो वैसे ही निकाला जाएगा। चलिए जो यहाँ पे ये पूरा लिखा गया है ना, इसको हम निकाल के आप लोगों को बताते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा गया, v बराबर u प्लस at, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, भी हमारा क्या है, अब भी और यू में कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा अंतिम वेग है कौन सा प्रारंभिक वेग है। तो पहले यू आता है कि पहले भी आता है, अब आप कहोगे पहले यू आता है तब भी आता है, तो यू आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका प्रारंभिक वेग, एंड लास्ट में क्या आता है, भी आता है, तो ये हो गया आपका अंतिम वेग। वैसे हमें वेग से लेना लादना नहीं है, कौन अंतिम है कौन प्रारंभिक है, वेग है तो वेग है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले वेग का निकाला था विस्थापन बटा समय LT-1, तो यहाँ पे वेग के स्थान पे हम लिखेंगे भैया LT-1, क्या लिखेंगे, तो वेग के स्थान पर LT-1, ठीक है, और m को एज इट इज हम रहने देंगे, ठीक है। अब यही चीज हमें इन सारी चीजों को सॉल्व करने पर भी आना चाहिए, तब हम जानेंगे कि ये बीमीय रूप से हमारा सत्य है। अब हमारा वेग यहाँ पर भी है, तो यानी m/LT-1, तो ये भी ठीक है। अब हमारा क्या है, ए का मतलब एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, तो त्वरण हमने क्या निकाला था, त्वरण हमने वेग परिवर्तन की दर बटा समय अंतराल निकाला था। तो वेग आपका LT-1 है एंड समय आपका t है, जब ये ऊपर जाएगा तो MLT-2 हो जाएगा। तो हमारा त्वरण क्या है, प्लस में MLT-2, समझ में आया। एंड आपका t क्या है, t आपका समय है, तो t को हम ऐसे ही रहने देंगे। समझ में आया, इतनी चीजें नहीं समझ में आई हो तो बताओ, समझ में आ गया। चलो तो अब ये चीजें वैसे उतार देंगे, सॉल्व हमें लास्ट में करना, क्योंकि ये चीजें हमें बराबर लानी थी, तो ये बराबर आ गई हैं। तो अब इनको हम दूसरे पेन से लिखते हैं जिससे आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज ना हो। आपका क्या आ गया, MLT-1, ओके, एंड आपका इक्वल MLT-1, ओके, एंड यहाँ पे आपका 1 है, 1 हमेशा रहेगा, तो यानी ये प्लस में 1 है एंड आपका यहाँ पे माइनस में 2 है, तो माइनस प्लस माइनस, तो अब जब माइनस करोगे तो आप 2 - 1 कितना होगा, 2 - 1 प्लस माइनस माइनस हो गया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि माइनस प्लस माइनस ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, माइनस प्लस माइनस, तो यानी 1 आ गया। अब बड़े वाले अंक के सामने माइनस लगा है, तो यानी इसके सामने भी माइनस ही लगेगा। ये सॉल्व करने का तरीका है, बेसिक मैथ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, यहाँ पे भैया आपका निकल गया, बधाई हो, -1। आप बधाई के पात्र हैं कि आपने हमारे साथ मिलकर ये वाला फॉर्मूला निकाल दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने निकाला था सिर्फ समझाने के लिए कि ऐसे इस तरह से निकलेगा, और अभी मैंने आपको निकाल के बताया, तो समझ में आया कि किस तरह से हम बीमीय रूप से इसको, तो अब कह सकते हैं ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, यानी ये बीमीय रूप से सत्य है। जैसे यहाँ पे ये भी बराबर, ये भी बराबर एंड ये भी बराबर, तो ये बीमीय रूप से यथार्थ रूप से हम इसको सत्य मानेंगे, उस तरह वो भी हमारा क्या है, सत्य है। अब हम देखेंगे यस बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो इसको मिटा देते हैं, बहुत सारी चीजें हमने लिख दी हैं, तो इसको मिटा देते हैं और बढ़ते हैं आगे। चलिए भाई हम यहाँ पे द्वितीय समीकरण को सिद्ध करते हैं, यस बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो मैं एक चीज यहाँ लिख देती हूँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने इस पे टिक मार दिया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने ही आना है ये, ठीक है, आना ही आना है। तो हमें यहाँ पे देखना है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देखेंगे S को क्या कहते हैं, तो मैंने आपको बताया था S को हम लंबाई भी कह सकते हैं, माने तो यल कह सकते हैं। तो यहाँ पे चलो भाई यल लिख दो, एंड यल तो लिख देंगे, ये तो ठीक है, एंड हमें यम भी लिखना पड़ेगा, टी भी लिखना पड़ेगा, तो यानी ये एज इट इज हमारा
इस तरीके से हो गया, समझ में आया। एंड यू चाहे प्रारंभिक वेग हो या तो अंतिम वेग, एम एल टी माइनस वन ही होता है, तो एम एल टी माइनस वन ही होता है, ठीक है। तो हमारा एम एल टी माइनस वन एंड हमारा टी कितना है, हमारा टी यहाँ पे टी को ही उतार देंगे एंड प्लस और एक चीज ध्यान रखो भाई कि ये जो हम निकाल रहे हैं ये बीमीय रूप से तो सत्य होगा ही होगा, लेकिन भौतिक रूप से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये नहीं है कि होगा ही नहीं या फिर ये पत्थर की लकीर नहीं है कि हो ही जाएगा। भौतिक रूप से हो भी सकता है ये सही और नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये बीमीय रूप से सही होगा, ठीक है। एंड जो ये हमारा हाफ है इसका तो हमें कोई काम ही नहीं है क्योंकि हम निकाल रहे हैं बीमा, तो इसको आप उड़ा दीजिए। तो मैंने इसको उड़ा दिया एंड अब आपका ए बचा। तो ए मतलब मैंने क्या बताया था, त्वरण। तो त्वरण का हमने क्या बताया था, एम एल टी माइनस टू। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही आसान हो जाएगा। फिजिक्स प्रैक्टिस मांगता है। फिजिक्स इज हमारा क्या क्वीन माना गया है। फिजिक्स को हमने किंग माना है एंड मैथ को हमने क्वीन माना है साइंस का, ठीक है। तो इसलिए तो आप क्वीन की तरह इसको लर्न भी करिए अच्छे से, जो क्वीन हो क्वीन की तरह, जो किंग हो किंग की तरह। एंड देखिए हमारा क्या हो, एम एल टी माइनस टू हो गया एंड टी स्क्वायर दिया गया है, यानी टी हमारा 2 बार है कि नहीं भाई, है, बिल्कुल है। तो यानी टी इंटू टी मतलब 2 बार दिया गया है, तो यानी इसको हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आप बताओगे लिख सकते हैं कि नहीं। अब आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमें बताइए, अब हमें ये बताइए माइनस टू और यहाँ पे क्या है प्लस टू, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा कि नहीं। तो यानी जब आप माइनस करोगे 2 में से 2 को जब माइनस करोगे तो 0 आएगा कि नहीं। तो यानी हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से, यहाँ पे मैं एक लाइन में ही लिख देती हूँ। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया टी का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं। अब आप कहो जी हाँ बिल्कुल काट सकते हैं। एंड यहाँ पे अब हमारा -1 है और इसके पास हमारा +1 है, तो माइनस प्लस माइनस काट सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल काट सकते हैं। तो इसके पास जो 1 है इसको भी काटो, इसको भी काटो। अब हमारा क्या बचा भैया, अब हमारा बचा MLT एंड हमारा बचा MLT एंड हमारा बचा MLT। आप फिर से एक बार बधाई के पात्र हो गए, आपने गति के दूसरे समीकरण S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर को सिद्ध कर दिया। लेकिन पॉइंट टू रिमेंबर कि ये बीमीय रूप से तो सही है, भौतिक रूप से गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट था बीमीय रूप से सिद्ध करने का। एंड अब आपका मैं दूसरा कॉन्सेप्ट बताऊंगी, ठीक है। तो जल्दी से हम इसको मिटा के दूसरे कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। तो चलिए भाई यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट नंबर 2 को समझते हैं कि क्या कह रहा है। तो यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन से समझेंगे। ऊर्जा द्रव्यमान तथा वेग पर निर्भर करती है, मतलब जो हमारी ऊर्जा है, जो हमारी एनर्जी है वो द्रव्यमान तथा वेग पर निर्भर करती है। क्वेश्चन में ही सब छिपा है, किस पे निर्भर करती है, द्रव्यमान तथा वेग पर निर्भर करती है, ऐसा दिया गया है। विमाओं के अनुप्रयोग के आधार पर 3 फिजिकल क्वांटिटीज मतलब 3 भौतिक राशियों में संबंध बताइए। मतलब ये जो तीनों भौतिक राशियां दी गई हैं इसमें हमें संबंध बताना है। तो किसका प्रयोग करके, विमाओं का अनुप्रयोग। तो अनुप्रयोग में हमने यही समझा था कि हमें इसकी सत्यता की जांच करनी है, मतलब जो इधर आना चाहिए वही हमारे इधर आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ऊर्जा को हम किससे लिखेंगे, ई से एनर्जी, द्रव्यमान को हम किससे लिखेंगे, एम से, एंड तथा वेग पर निर्भर करती है तो वेग को हम सी से लिखेंगे। एंड निर्भर करती है तो यहाँ पे हम समानुपाती रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ऊर्जा द्रव्यमान तथा वेग पर निर्भर करती है, मतलब ई समानुपाती एम इंटू सी, ठीक है। अब भाई वेग के कितनी घात पर निर्भर करती है ये नहीं हमें पता, बस इतना पता है द्रव्यमान तथा वेग पर निर्भर करती है, उसकी कितनी घात पर निर्भर कर रही ये हमें नहीं पता, इसलिए हमें x तथा y यहाँ पे मानना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे x मानना पड़ेगा एंड y मानना पड़ेगा। उसके बाद हमें इसका फॉर्मूला निकालना पड़ेगा कि E बराबर MC स्क्वायर आखिर आया कहाँ से। तो इसी का प्रयोग हम करके देखते हैं। तो देखिए E समानुपाती MC, और जैसे हम समानुपाती का ये चिन्ह हटाएंगे इसके जगह पे कोई कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट मतलब नियतांक, उसकी वैल्यू नियतांक हो, उसकी वैल्यू हट्टी ना हो, यानी आ जाएगा आपका EKMC, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आया है आपका
ई बराबर के यम की घात मैंने एक्स रखी है इंटू सी की घात मैं यहाँ पे यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई वाई रख दी है। समझ में आया। उसके बाद अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ई बराबर क्या होगा एनर्जी, तो एनर्जी का आपका जो है क्या होगा बीमीय सूत्र, तो जो एनर्जी का होता है वही कार्य का होता है, तो यम यल स्क्वायर टी माइनस 2 होता है। एंड उसके बाद आपका है यम, यम मीन्स द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का क्या होगा यम यल टी, कुछ भी नहीं है तो यम की एक पावर रहेगी एंड इसकी घात एक्स मैंने मान रखा तो इसकी घात एक्स हो गई। एंड उसके बाद सी, मतलब सी हमारा क्या हो गया वेग हो गया, तो वेग का मैंने क्या बताया था एल टी माइनस 1, तो एम कुछ नहीं दिया गया तो एम एल टी माइनस 1 एंड ये हमारा वाई हो गया। अब यहाँ पे अगर किसी चीज की जैसे हमारा ए की घात दिया गया, अब घात का घात दिया हो, मैथमेटिक्स है आपका, घात का अगर घात दिया हो तो वो क्या होता है आपस में हमारा जुड़ जाता है, मीन्स m प्लस n आपस में जुड़ जाएगा, तो ये चीज यहाँ पे प्रयोग की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है। तो यहाँ पे देखिए एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2 इज इक्वल आपका, आप देखिए घात आपके इनके पास आ जाएगा, तो घात आया तो हमारा यक्स हो गया एंड हमारा यल ये हो गया एंड टी हमारा ये हो गया। समझ में आया। एंड यहाँ पे यम यल टी माइनस 1 वाई, तो वाई भी हमारा इनके पास आ जाएगा, तो यानी जैसे यक्स हमारा इनके पास गया वैसे वाई हमारा टी के पास आएगा, क्योंकि यहाँ पे टी की बात चल रही है, वेग की बात चल रही है, तो यम यल टी माइनस वाई। ठीक है, समझ में आया। चलो भाई समझ में आ गया। अब यम यल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2 होगा, ये तो एज इट इज उतारा जाएगा। उसके बाद अब क्या होगा, आपने देखा होगा अगर ये बराबर हो तो आपस में घातें क्या हो जाती हैं जुड़ जाती है, तो यहाँ पे 0 रखा है, जैसे यहाँ पे मैंने यक्स रखा है और यम के यहाँ पे 0 रखा है, तो यम यक्स प्लस 0 होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे देखिए यम यक्स प्लस 0 मैंने लिखा एंड यहाँ पे अब देखो यल यल घातें ये हैं, तो हमारा 0 प्लस क्या हो जाएगा वाई, क्योंकि वाई यहाँ भी लगेगा, दोनों के पास वाई हमारा आएगा, तो यहाँ पे 0 प्लस वाई हो गया एंड प्लस टी हमारा टी माइनस वाई हो गया। समझ में आया यहाँ तक। चलो भाई यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हमारा ये तो एज इट इज उतरेगा यम यल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2, उसके बाद ये 0 को हटाएंगे मतलब प्लस करेंगे तो हमारा x ही आएगा, इसको हम करेंगे तो y ही आएगा, उसके बाद जब इसको प्लस करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, तो t की पावर माइनस 2 यहाँ पे हो जाएगा, तो हमारा यहाँ से क्या निकला x की पावर हमारा 1 निकला, यहाँ पे जो x है हमारा इसका पावर 1 निकला, y की पावर हमारे 2 निकला। अब x और y की पावर को हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, जो हमारा यहाँ दिया गया है ई बराबर, जो मैंने यहाँ निकाला है यहाँ पे मैं रख के दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये क्या निकला है हमारा ई बराबर के एम सी, यही तो निकला था। अब मैंने x की घात m की घात क्या निकाली 1 निकाली, k को आप हटा दो कांस्टेंट है कोई दिक्कत नहीं है, m की घात मैंने 1 निकाली, यानी हमारा क्या हो गया 1 ही निकालेंगे तो m ही हो जाएगा। एंड मैंने y की घात, इसको मैंने y माना था, इसका मैंने स्क्वायर निकाला, तो यानी c का क्या हो जाएगा स्क्वायर होगा, तो यानी e बराबर एम सी स्क्वायर यहाँ से हमारा सिद्ध होता है। तो यही हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट था कि e बराबर एम सी स्क्वायर को हमें सिद्ध करना था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड अब तीसरा कॉन्सेप्ट ये है कि एक पद्धति से दूसरे पद्धति में कैसे लाया जाता है, उसको समझाने के बाद हम इस वीडियो को एंड की तरफ ले जाते हैं। तो चलिए हम उसको समझ लेते हैं। तो चलिए भाई अब हम कॉन्सेप्ट नंबर 3 एंड आखिरी क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या कह रहा है। इसमें कॉन्सेप्ट नंबर 3 में आपको ये ध्यान देना है कि एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में चेंज करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, ये आपको करना है। अब ये न्यूटन क्या होता है, ये डाइन क्या होता है, इसको पहले समझना है। तो जो बल होता है भाई यही आपका हथियार है, यही क्वेश्चन आपका बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन में आया है, ठीक है, तो इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। तो अब सबसे पहले हम समझते हैं बल को। तो बल का जो एसआई मात्रक होता है, बल के एसआई मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है एंड सीजीएस मात्रक में बल को हम क्या कहते हैं, डाइन कहते हैं। तो यानी हमको इसे एसआई मात्रक से सीजीएस मात्रक में चेंज करना है। तो आपको पता है एसआई मात्रक सीजीएस मात्रक, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि एसआई मात्रक में हम किसे कहेंगे, मास को मतलब द्रव्यमान को हम किलोग्राम कहेंगे एंड यहाँ पे लंबाई को हम मीटर कहेंगे एंड समय को हम सेकेंड कहेंगे, और सीजीएस मात्रक में हम कहेंगे द्रव्यमान को ग्राम कहेंगे, लंबाई को सेंटीमीटर कहेंगे, समय को सेकंड कहेंगे। तो ये आप लोगों को पता है, मैंने पहले ही बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब चीजें तो वही रहेंगी, वैल्यू तो कोई दी नहीं गई आपको, तो यानी आपको m1 m2 m3 मानना पड़ेगा, तो अरे सॉरी m1 l1 एंड t1 मानना पड़ेगा। तो एसआई पद्धति में जो आप मानोगे m l t, उसको
बल के हिसाब से मानूंगी तो बल का क्या होता है, बल का होता है आपका भाई mlt-2, यही होता है। ठीक है, तो mlt-2 मतलब आपको क्या करना है, SI में भी लिखना है एंड आपको CGS में भी लिखना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, SI में m1 L1 T1 लिखना पड़ेगा एंड CGS में आपको m2 L2 T2 लिखना पड़ेगा, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ठीक है, तो चलिए भाई यहाँ पे देखते हैं। एंड आपका ये रामबाण एक मैंने रख दिया है ना, एक फॉर्मूला, कि अगर आपको कोई चीज दी रहे, परिमाण दिया रहे, उसके बाद n1 मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, u1 मतलब यूनिट इकाई बराबर n2 u2, इसी पे रख देना सारी चीजें। ठीक है, तो n1 क्या दिया गया है, 1 न्यूटन दिया गया है। मतलब आपको आंकिक मान मैंने बताया 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, तो यानी हमें n1 दे दिया गया है। तो यहां मैं लिख देती हूँ n1 हमें दे दिया गया है एंड हमें n2 जो है पता करना है, हमको दिया नहीं गया है। एंड यूनिट हमें SI दे दिया गया है, हमें CGS में इसको बदलना है। समझ में आया कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू हमें 1 दी है, वो भी n1 की, तो मैं n1 इधर ले रही हूँ, n2 इधर ले रही हूँ, मतलब हम SI यहाँ पे लिख के मैं बताती हूँ, मतलब मैं SI पद्धति इधर ले रही हूँ, CGS पद्धति इधर ले रही हूँ। समझ में आया। चलो n1 क्या दिया गया, 1 दिया गया, मैंने 1 को रख दिया। अब हमारे बल का मात्रक क्या होता है, mlt-2, तो मैंने mlt-2 रख दिया। n2 हमें नहीं दिया गया है, एज इट इज उतार दिया। उसके बाद इसी का मात्रक m2 L2 T2 -2, मैंने 2 इसलिए लगाया जिससे आप कंफ्यूजन में ना आए। एंड अब क्या करना है, अब इन्हीं लोगों को, मतलब इनको इनके अपॉन में कर देना, इनको इनके अपॉन में कर देना, इनको इनके अपॉन में कर देना। तो क्या कह रहा, हमारा कह रहा है m1 अपान m2 L1 अपान L2 T1 अपान T2 करके आपका होल स्क्वायर 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलो भाई, उसके बाद अब क्या करना है, m1 यहाँ पे दिया गया, इसको मैंने किस में चेंज किया, किलोग्राम, क्योंकि ये SI पद्धति है। एंड आपका क्या है, ग्राम में जो है मैंने इसको चेंज कर दिया है, यहाँ पे ग्राम दिया गया। उसके बाद मैंने इसको मीटर में यल को चेंज कर दिया है एंड सेंटीमीटर में इसको मैंने चेंज कर दिया। सेकंड एक ही है, तो यानी इसको आप काट सकते हैं। अब आपका बता किलोग्राम, ग्राम, मीटर, सेंटीमीटर। अब कभी ऐसा हो नहीं सकता कि आप किलोग्राम और ग्राम को ऐड कर ले, इसलिए हमको या तो इसको ग्राम में लाना पड़ेगा या तो ग्राम को आपको किलोग्राम में ले जाना पड़ेगा। तो किलोग्राम को ग्राम में लाना बहुत आसान है। क्या करना है, बस आपको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यानी 1000 ग्राम में आपका क्या होता है, 1 किलोग्राम होता है। तो यानी 1000 ग्राम अपान ग्राम, फिर 100 ग्राम अपान 100 मीटर अपान सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद आपका क्या हो गया, यहाँ पे 1 2 3 मतलब 10 की घात 3 हो गई यहाँ पे आपका। ठीक है, ये ग्राम है, वरना आप 9 मीटर समझ लो, ये आपका क्या है, ग्राम है। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, 10 की घात -3 इंटू 10 की घात 1 2, यहाँ पे 2 0 2 मैंने लगा दिया। उसके बाद 10 की घात हमारा 5 मिला, यानी 10 की घात 5 डाइन, यानी 1 न्यूटन में भैया 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 1 न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन होता है। अब आप कहोगे ये डाइन कहाँ से नाम रखा गया है, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, इनके मम्मी पापा ने इनका नाम रखाया है, तो इसमें मैं अपना जो है कोई भी योगदान नहीं दे सकती हूँ। तो मैंने ये बीमा वाले चैप्टर को, मात्रक मापन एवं बीमा वाले चैप्टर को विद कॉन्सेप्ट विद एग्जांपल के साथ पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया एंड पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने इसमें किया। आई होप आप लोग ये समझ गए हो। अगर कोई भी परेशानी हो ना तो कमेंट में बताइएगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को करिएगा लाइक, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे इस तरह के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट तरह की धमाकेदार वीडियो को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।